हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रमन सिन्हा के साथ। तो जैसा कि मैं रोज़ एक ग्रुप टी का सेट लेके आ रहा हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन चर्चा कर रहा हूँ, तो उसी कड़ी में आज मैं ग्रुप टी का सेट नंबर 10 लेके आया हूँ और उसका प्रीवियस डिस्कशन कर रहा हूँ। एक एक जीके और जीएस के क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहा हूँ। क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, कैसे पूछ रहा है, फॉर्मेट क्या है, कौन कौन सा पोर्सन को टच कर रहा है। तो जो अभी तक हमारे वीडियो को नहीं देखें, कि वो पुराने वीडियो को देखें, उनको पता चल जाएगा ग्रुप डी का पेपर कैसे आ रहा है, उनका प्रारूप क्या है, फॉर्मेट क्या है, क्वेश्चन कहाँ से टच कर रहा है। तो देर मत करें, क्योंकि समय बार बार नहीं मिलता है इंसान को। मौका आपको मिला है, एक अच्छी वैकेंसी आपके सामने खड़ी है जिसमें आप अपना सिलेक्शन करवा सकते हैं और अपने फैमिली का एक भार उठा सकते हैं। मिडिल क्लास के आदमी तो उनके लिए जो भी है मिडिल क्लास के आदमी जिनको कोई सुविधा नहीं मिल रहा है, जीएस का जीके का लेवल एकदम जीरो है, वो हमारे साथ जुड़े और हमारे जितने वीडियो हैं उसको देखें और अपने फिर जीएस और जीके के लेवल को बूस्ट करें। जब तक आप जीके जीएस के लेवल को बूस्ट नहीं करेंगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। चाहे कोई भी एग्जाम हो, तो जीके और जीएस के लेवल का इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। तो जीके और जीएस के लिए हमारे साथ जुड़ें और हम डायरेक्ट सेट पे चलेंगे। प्रीवियस सेट जो है वो लेके आ रहा हूँ। देखेंगे कैसे ये क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन तैयार करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, घाना पक्षी बिहार का है। तो देखिए ये पूछ रहा है, आजकल ट्रेंड चल गया है कि ये पूछ रहा है, पार्क के बारे में पूछ रहा है, रामसर, ये 15 चीज़ जो भी है चर्चा करेंगे। पहले डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर करते हैं। घाना पक्षी बिहार का है, तो राजस्थान में। घाना पक्षी बिहार का है, राजस्थान में। एक शिफ्ट मान लीजिए पूछ गया। दूसरे शिफ्ट में पूछेगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का है, उत्तराखंड में। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गया। फिर तीसरे शिफ्ट में ये पूछ सकता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का है, असम में है। फिर आपसे पूछ सकता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए जाना जाता है, एक जो गेंडा होता है एक सिंग वाले के लिए जाना जाता है, ये पूछ सकता है। इस प्रकार राष्ट्रीय उद्यान का इंपॉर्टेंस है। फिर पूछेगा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो कर्नाटक में। देखिए कैसे मैं बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन से सिर्फ उद्यान पर चर्चा कर रहा हूँ, कैसे कैसे अलग अलग सिर्फ क्वेश्चन पूछेगा। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। पूरा वीडियो सबका देख लीजिए, जितने भी चैनल पर अच्छे आपको लग रहे हैं देख लीजिए। एक साथ एक कड़ी में जोड़ के वो नहीं बताएंगे जैसा मैं बता रहा हूँ। तो फिर से बताता हूँ, जो उनको अच्छा लगे वो चैनल को लाइक करें। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कर्नाटक में है। फिर पूछेगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, बांधवगढ़, तो मध्य प्रदेश में। तो इतना पढ़ेंगे, और भी है लेकिन जो इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट मैं वहीं चर्चा कर रहा हूँ। इतना अगर याद होता है, 1-2 क्वेश्चन अगर आपको याद नहीं भी होता है तो ऑप्शन से आप एलिमिनेट कर सकते हैं और अपने जीएस में अच्छा एक्यूरेसी दे सकते हैं और अच्छा नंबर ला सकते हैं। फिर दूसरा पूछ रहा है, सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है। देखिए इस पर भी चर्चा करेंगे, 3-4 क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं जीएस बूस्ट करने के लिए। सबसे प्राचीन पर्वत अरावली है। अरावली जो है वो कहाँ तक फैली हुई है बता सकते हैं। तो अरावली जो है दिल्ली तक फैली हुई है या राजस्थान तक फैली हुई है। तो आपको ये क्वेश्चन पूछेगा कि अरावली कहाँ तक फैली हुई है, तो ये पढ़ के जाइएगा। ऐसे वो दिल्ली के किनारे में है, अरावली का पर्वत दिल्ली से लेकर गुजरात तक फैला हुआ है। आई थिंक देख लीजिएगा, आप करेक्शन कर लीजिए इसमें अगर कुछ आपको डिफरेंट बट लगता है तो। फिर नेक्स्ट पूछा है कि सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन है। क्वेश्चन पूछता है सॉइल के जब नेचर के बारे में पूछेगा, सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सा है, जो जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है ठीक है कपास किस, दूसरे शिफ्ट में क्या पूछेगा, ऐसा पूछेगा ठीक है बताओ कपास किस मिट्टी में होती है, तो काली मिट्टी में होती है, ये बोल सकता है। फिर आपको बोलेगा कपास की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है, ये पूछ सकता है गुजरात में या महाराष्ट्र में। कमेंट करके बताइए कहाँ होती है सबसे ज़्यादा कपास की खेती। फिर आपसे पूछेगा ठीक है बताइए चिकनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, ऑप्शन दे देगा स्टेट वाइज। तो वो आपको यानी मिट्टी का नेचर पढ़ के जाना है, मिट्टी के सॉइल का नेचर से क्वेश्चन आने की संभावना है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, पूछा 1857 का सैनिक विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जब पढ़ेंगे आप तो देखेंगे फ्रीडम में जो क्या हुआ। 1857 का जो मुख्य कारण था, चर्बी युक्त जो राइफल था वो, तो उसमें क्या हुआ था 1857 की जो विद्रोह होने का कारण था। तो चर्बी युक्त राइफल जो बांकीपुर पड़ता है, बांकीपुर पड़ता था, ये कोलकाता की साइड में पड़ता था। वहाँ सैनिकों में अफवाह फैल गई कि चर्बी युक्त जो है वो कारतूस दांत से काटना पड़ता है, जिसमें मांस का प्रयोग किया जाता है गाय और इसका सुअर का। तो सैनिकों ने इस बात को लेकर एक प्रकार से नाराजगी जताई, विद्रोह का यही सब कारण बना 1857 का। ठीक है, तो उसमें मंगल पांडे के बारे में पूछता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंगल पांडे किस विद्रोह से जुड़े हुए थे, तो इससे आप दूसरे शिफ्ट में ये पूछेगा तो 1857 के विद्रोह से जुड़े हुए थे, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन है। फिर आपसे पूछा क्या, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया। देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया। आप सुभाष चंद्र बोस पढ़े, इनसे 2 क्वेश्चन बनाएंगे कि सुभाष चंद्र बोस से क्या आ सकता है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ, तो कटक उड़ीसा में पड़ता है, यहाँ से ये क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ, कटक जो उड़ीसा में पड़ता है। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की, सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, सुभाष चंद्र बोस ने। तो यहाँ से एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बनाने की कोशिश की, जिस अलग अलग शिफ्ट में एक क्वेश्चन आने की संभावना है। अगर एक दिन में एक एग्जाम का 3 शिफ्ट होता है या 4 शिफ्ट होता है, तो अलग अलग शिफ्ट में इसी प्रकार का क्वेश्चन होगा। फिर नेक्स्ट है,
ये बताइए गांधी जी के बारे में। मैं बार बार देख रहा हूँ, जितना प्रीवियस सेट मैंने चर्चा किया गांधी जी के टॉपिक को टच करता है तो क्या पूछता है, गांधी जी की मृत्यु कब हुई, तो 30 जनवरी 1948 को, यही क्वेश्चन पूछा है। फिर गांधी जी के बारे में क्या पूछ सकता है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया 1930 में, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, असहयोग आंदोलन 1920 में। फिर कहेगा भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ वो कब हुआ, 8 अगस्त 1942 को हुआ। फिर बोलेगा अहमदाबाद मिल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो गांधी जी ने किया। तो कब किया, 1918 में किया। खेरा पड़ता है, तो खेरा आंदोलन, खेरा शायद महाराष्ट्र में पड़ता है, खेरा आंदोलन किसने नेतृत्व किया, तो महात्मा गांधी ने किया। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। वर्धा आंदोलन जो कि महाराष्ट्र में है, तो वर्धा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया या किनसे जुड़ा हुआ है, तो महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है। देखिए महात्मा गांधी क्या क्या क्वेश्चन आएगा, अलग अलग शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, तो ऐसा डिस्कशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, जिसने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया वो लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, उनका जीके का और जीएस का लेवल एकदम अच्छा बूस्ट हो जाएगा और वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो महात्मा गांधी में चर्चा कर रहे थे, महात्मा गांधी और क्या पूछ सकता है, महात्मा गांधी का फिनिक्स आश्रम कहाँ हुआ, दक्षिण अफ्रीका में हुआ। फिर बोलेगा ठीक है गांधी इरविन समझौता कब हुआ, 1931 में हुआ, ये याद कर सकते हैं। फिर बोलेगा यंग पत्रिका किसने चलाई, तो महात्मा गांधी ने चलाई। फिर बोलेगा कि महात्मा गांधी से क्वेश्चन पूछता है, दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए उन्होंने कौन सी पत्रिका संचालन किया, तो इंडियन ओपिनियन जो पत्रिका है महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए संचालन किया। फिर महात्मा गांधी से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, महात्मा गांधी कब भारत आए, 1915 में। महात्मा गांधी जब भारत आए तो कौन सा दिवस मनाया जाता है, प्रवासी दिवस मनाया जाता है। प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, जनवरी के महीने में, तो 9 जनवरी को। देखिए महात्मा गांधी की जब चर्चा करें तो क्या क्या क्वेश्चन आएगा, बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। प्रीवियस सेट का पूरा सेट उल्टा लो, मार लो, उस सेट जितना भी सेट का प्रैक्टिस सेट जब मारोगे आप अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चन तो देखोगे बस यही लिमिट है। फिर बोलेगा कि नटाल कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी, दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी गए थे दक्षिण अफ्रीका, तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चन चर्चा करेंगे, तो एक एक क्वेश्चन से हम उसका डिस्क्राइब करते हैं। यानी मैंने अभी जीके का क्या क्या क्वेश्चन का पोस्टमार्टम किया कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा और क्या क्या महात्मा गांधी से पूछ सकता है। ये लिमिटेड एरिया है, यही लिमिटेड एरिया में आपको छक्का और चौका मारना है आपको एग्जाम हॉल में जाके, बस यही सब पढ़ के जाइए, यही से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। पूरा कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट वही पढ़ते हैं जहाँ से क्वेश्चन आएगा। और वही व्यक्ति आपको बता सकता है जिसके पास एक्सपीरियंस हो, जिसने बहुत सारा एग्जाम दिया हो और जिसने उसको पता है कि क्वेश्चन कैसे पूछा प्रारूप, तो ये चीज़ मैटर रखता है। एक टीचर वही अच्छा हो सकता है जो एक स्टूडेंट अच्छा रहा हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है क्या, वंदे मातरम गीत को कब किसने लिखा, तो वंदे मातरम गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। वंदे मातरम गीत को बंकिम चटर्जी ने। एक शिफ्ट में ये पूछ दिया, दूसरे शिफ्ट में ये पूछ सकता है, डायरेक्ट पूछा सत्यमेव जयते, जैसे वंदे मातरम उसी प्रकार सत्यमेव जयते जो है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, मुंडको उपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते। फिर क्या सत्यमेव जयते को आगे बढ़ाने का काम यानी उसके प्रचार प्रसार का काम किसने किया था, तो मदन मोहन मालवीय ने किया था। सत्यमेव जयते को जो नारा था उसको बढ़ाने का काम या उस पर जो अच्छा काम करना, उसको इनिशिएटिव लेकर उसको आगे मतलब बढ़ाना, उसको बूस्ट करना, तो सत्यमेव जयते को पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। फिर पंडित मदन मोहन मालवीय पढ़ेंगे तो पंडित मदन मोहन मालवीय से क्या क्वेश्चन हो सकता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय के कहने पर अंग्रेजों ने की थी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा ब्रह्म समाज के संस्थापक क्या है। देखिए जब समाज को हम पढ़ेंगे बहुत सारा सब योगदान है, सबका अलग अलग, सबका अपना अपना अचीवमेंट है। ज्योतिबा फूले का अपना अचीवमेंट है, स्वामी विवेकानंद का अपना अचीवमेंट है, रामकृष्ण परमहंस का अपना अचीवमेंट है, देवेंद्रनाथ टैगोर का अपना अचीवमेंट है, ये सब पढ़ेंगे और पढ़ा है। ये सब देखेंगे सब बंगाल के इर्द गिर्द घूमता है, ये जितने भी समाज सुधारक होते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का अपना एक इंपॉर्टेंस है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से संभावना रहती है पूछने का। तो डायरेक्ट हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो पूछा ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। देखिए ब्रह्म समाज के बारे में इंटरेस्टिंग 2-3 फैक्ट जान लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आएगा अलग अलग शिफ्ट में क्या आ सकता है। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, एक क्वेश्चन। फिर देखिए कहाँ से हम डायरेक्ट क्वेश्चन लेके जा रहे हैं, ये कहीं खोजिए, वीडियो में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हम बताएंगे आपको, आप मेरे साथ जुड़े। फिर बोलेगा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी। डायरेक्ट दूसरे शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछेगा अगर पूछना होगा तो। अकबर द्वितीय ने दी, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी। फिर बोलेगा ठीक है ब्रह्म समाज 2 भागों में बट गया, बताइए कौन कौन सा भाग, तो आदि ब्रह्म समाज और ब्रह्म समाज, ये चीज़ है। फिर क्या दक्षिण में ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था, केशव चंद्र सेन, और कौन किया था आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में बताइए आर्य समाज की स्थापना किसने किया, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, फिर पूछेगा प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया, आत्माराम पंडुरंग, ये हो सकता है। फिर सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया, गोविंद राव फूले ने किया, ये हो सकता है। फिर कहेगा कि ठीक है विधवा विवाह को मतलब विधवा विवाह को फिर से शुरू करने का काम किसने किया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। फिर पूछ सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन क्या,
सती प्रथा को समाप्त करने का किस गवर्नर जनरल का योगदान था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को 1829 में। तो ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि कैसे पूछा, समाज सुधार से क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। तो देखिए मैंने वही बताया जो अलग अलग शिफ्ट में प्रीवियस शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और उसको एक साथ मैंने आपके साथ चर्चा किया। मतलब आप हमारे साथ 20 मिनट जुड़े और सारे सेट का एक निष्कर्ष लेके आपके सामने हम रख देते हैं कि इस शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछेगा, अगले शिफ्ट में ये पूछेगा। तो ये चीज़ें डायरेक्ट हम चलते। फिर नेक्स्ट फिर पूछा क्या, हाँ, डेल्टा का नामांकन किसने किया? हेरोडोटस। डेल्टा का नामांकन किसने किया? ज्योग्राफी से हेरोडोटस। अब देखिए हम कल परसों वीडियो का जब देखेंगे तो भूगोल के पिता कहा जाता है इरेटोस्थेनीज को। भूगोल पुस्तक किसने लिखी? टॉलमी ने। 3 क्वेश्चन। भूगोल पुस्तक किसने लिखी? टॉलमी ने। पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला वैज्ञानिक ये विद्वान इरेटोस्थेनीज, जिसे भूगोल का पिता भी कहा जाता है। तो 1 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन मैंने चर्चा किया, जीके का पोस्टमार्टम किया। अगर इस शिफ्ट में ये पूछेगा, दूसरे शिफ्ट में इसी दोनों क्वेश्चन से आने की संभावना है, इससे बाहर नहीं आएगा अगर इस शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो। फिर नेक्स्ट पूछा कि लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है? तो जब बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो काफ़ी डिटेल से हम पढ़ेंगे, ऐसे तत्काल हम डायरेक्ट आपको बताते हैं लुम्बिनी जो है वो बौद्ध धर्म का धार्मिक स्थल है। देखिए महात्मा बुद्ध के बारे में काफ़ी इतिहास जानने को है, जब पढ़ेंगे तो काफ़ी उनका इंपॉर्टेंट है कि उनका एशिया का ज्योतिपुंज किसको कहा गया। एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है दूसरे शिफ्ट में, तो महात्मा बुद्ध को कहा गया। ठीक है, महात्मा बुद्ध को कहेगा कि प्रथम उपदेश कहाँ दिए? सारनाथ में दिए। ठीक है, सबसे अधिक उपदेश महात्मा बुद्ध ने कहाँ दिए? श्रावस्ती में दिए। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी किनारे हुई? तो निरंजना नदी किनारे हुई। फिर महात्मा बुद्ध के बारे में ये पूछ सकता है कि बताइए कौन से वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुई? बरगद, पीपल, पेड़। तो आपको कमेंट करके बताना, इजी क्वेश्चन है, बताइए बरगद या पीपल। तो पीपल पेड़ के नीचे हुई ज्ञान की प्राप्ति। फिर कौन सी नदी किनारे? निरंजना नदी किनारे। महात्मा बुद्ध को महात्मा बुद्ध से कौन सा जुड़ा हुआ आश्रम था? तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कमेंट करके बताइए कौन सा जुड़ा हुआ आश्रम था। ठीक है, और भी क्वेश्चन है लेकिन अपने को आगे बढ़ना है कि जो भी क्वेश्चन है, क्योंकि टाइम की कमी है। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं। फिर पूछा है क्या, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के लिए मुख्य रूप से कौन व्यक्ति उत्तरदायी थे? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा के लिए लॉर्ड मैकिले उत्तरदायी थे। जैसे फिर दूसरे शिफ्ट में क्वेश्चन क्या पूछेगा? वुड का डिस्पैच नीति, वुड व्यक्ति का नाम है, वुड का डिस्पैच नीति किससे जुड़ा हुआ? शिक्षा से जुड़ा हुआ। फिर पूछ सकता है तीसरे नेक्स्ट शिफ्ट में भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया? तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। भारत का मैग्ना कार्टा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बताएंगे अब जरूर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो भारत का मैग्ना कार्टा किसको कहा गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा है, देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में पूछा है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा गया? भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा गया है। ठीक, ये क्वेश्चन पूछ दिया। दूसरे शिफ्ट में हम क्वेश्चन तैयार करेंगे, कोई भी तैयार करेंगे तो सिमिलर तैयार करेंगे, जिससे कि विद्यार्थी को ये लगे कि इस शिफ्ट में ये पूछा तो इससे शिफ्ट क्वेश्चन घूमेगा। दूसरे शिफ्ट हम ये बोल देंगे, ठीक बताओ सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन से अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की? कौन से अधिवेशन में? सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किया। ठीक है, 2 क्वेश्चन। फिर बताएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराची कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कब की? 1931 में की। फिर चौथा क्वेश्चन सरदार वल्लभ भाई पटेल से क्या पूछ सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में कि बताओ बारदोली की महिला ने पटेल की उपाधि किसको दिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। कब दिया? 1928 में। ये हो सकता है। फिर बोलेगा कि बताइए सरदार वल्लभ भाई पटेल किस राज्य के नगर पालिका के अध्यक्ष बने थे? तो गुजरात राज्य के नगर पालिका का अध्यक्ष बने थे। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोलेगा कि रियासत, भारत में पहले रियासत हुआ करता था, उसका एकीकरण करने का श्रेय किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसी क्रम में उन्होंने हैदराबाद को भी मिलाने का काम किया था, हैदराबाद को। ठीक है, तो वो ऑपरेशन कौन था? कौन सा ऑपरेशन के तहत हैदराबाद को भारत के साम्राज्य मिलाया गया? कमेंट करके बताएंगे कौन सा ऑपरेशन था, वो बताएंगे आप लोग कमेंट करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बोला क्या, ये प्रथम परमाणु बम विस्फोट कहाँ हुआ? देखिए पूछ रहा है प्रथम परमाणु बम विस्फोट कहाँ हुआ था? हिरोशिमा पर हुआ था। कब हुआ था? दूसरा शिफ्ट में क्वेश्चन क्या पूछेगा, कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1945 हूँ। फिर तीसरे शिफ्ट में क्वेश्चन क्या पूछेगा, बताओ द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के नागासाकी पे बम कब गिरा था? 9 अगस्त 1945 को। फिर मान लीजिए नेक्स्ट डे पूछेगा जो जिनका एग्जाम होगा उससे इर्द गिर्द, बताओ द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 में। नेक्स्ट शिफ्ट में फिर पूछेगा द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 1945 में। देखिए कैसे हो रहा है, द्वितीय विश्व टच की, द्वितीय विश्व से 5-6 क्वेश्चन तैयार कर लिए। तो ये चीज़ क्वेश्चन हुआ, पढ़ने का तरीका, जीएस को इन्हांस करने का तरीका हुआ। जीएस तभी आपका अच्छा होगा जब उसका एक एक कड़ी को जोड़ते हुए आप आगे बढ़ेंगे कि इससे क्वेश्चन क्या क्या डिराइव कर सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है। तो फिर से नेक्स्ट हम चलते हैं। पूछा क्या,
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जजों की सेवा रिटायरमेंट की उम्र मतलब कितनी वर्ष है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में 3-4 क्वेश्चन पढ़ लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, अगर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछता है, सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्ति 65 वर्ष, ठीक है, 65 वर्ष में रिटायर हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट। फिर पूछेगा सुप्रीम कोर्ट का एक लोकेशन होता है, एक जगह होता है, वो कौन से आर्टिकल में है कि इसका कहाँ पर सुप्रीम कोर्ट होगा, तो आर्टिकल 130 में है, 130 में है। फिर आपसे पूछेगा ठीक है आपका क्रिमिनल केस का मैटर, आपका क्रिमिनल केस चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट आप मूव कर सकते हैं कौन से आर्टिकल के तहत, हाई कोर्ट से, तो वो 134। सिविल मैटर में आपका केस चल रहा है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं, आर्टिकल 133, 133। 132 में कुछ अपीलीय अधिकार है जिसमें अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट जाके, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ लिया। सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल में है, 124 में है। एक क्वेश्चन ये तैयार कर लिया, यानी एक शिफ्ट में अगर क्वेश्चन पूछेगा ये, तो दूसरी शिफ्ट में सुप्रीम कोर्ट से यही क्वेश्चन टच करेगा, इससे बाहर टच करने के लिए उसके पास क्वेश्चन नहीं बचेगा। अगर बचेगा भी तो आपके पास आंसर करने के लिए अच्छा एक मतलब एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, जिससे आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि आपने जो पढ़ लिया वो भी ऑप्शन वहाँ रहेगा, जो पढ़े हुए हैं वो ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेंगे, जो बचेगा वो आंसर होगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमने चर्चा किया, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है, विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग कितना भाग एशिया में रहता है। तो देखिए जनसंख्या पढ़ के जाइएगा, जो भी जनसंख्या का टॉपिक एक क्वेश्चन पूछेगा करंट अफेयर्स, एक तरह से करंट अफेयर उसको मान लीजिए, वो करंट अफेयर से पूछ सकता है। तो विश्व की कुल जनसंख्या का 2/3 भाग एशियाई देश में रहता है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये क्वेश्चन पूछ सकता है, जब एशियाई देश की बात करेगा एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो चीन है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है दूसरे शिफ्ट में। फिर चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग है, ये पूछ सकता है, ठीक है। फिर क्या एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन है, देखिए एकदम सिमिलर टॉपिक हम तैयार कर रहे हैं, एशिया एशिया एशिया, तो हम ये सब 4 शिफ्ट में तैयार कर सकते हैं। एशिया की सबसे बड़ी नदी यांगसी नदी, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये प्रकार का एशिया का पढ़ने का। फिर कहेगा कि ठीक है एशियन का मुख्यालय, एशियन एक संस्था है जिसमें बहुत सारे कंट्री हैं, तो एशियन का मुख्यालय कहाँ है, इंडोनेशिया जाकर्ता, इंडोनेशिया में पड़ता है जाकर्ता, वो है, तो ये क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ये पूछा है क्या, अश्वनी नचप्पा किस खेल कूद प्रतियोगिता से संबंधित है, ये तो कमेंट करके बताइए। अश्वनी नचप्पा किस खेल से संबंधित है। देखिए खिलाड़ी टॉपिक जब टच करेगा तो पूछ सकता है, ठीक है बताइए भाला फेंक नीरज चोपड़ा किस खेल से है, तो भाला फेंक नीरज चोपड़ा, तो क्वेश्चन आंसर साथ ही बोल दिए हम। तो भाला फेंक कौन, भाला फेंक बोलेगा या जेवलिन थ्रो बोलेगा, तो नीरज चोपड़ा है, ठीक है। तो ये पूछ सकता है। अभी करंट क्वेश्चन ये पूछ सकता है, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाला खिलाड़ी कौन था, तो आपका कौन था, नीरज चोपड़ा जी। सम्मान के साथ नाम लेंगे क्योंकि उन्होंने देश को बहुत एक बड़ा अचीवमेंट दिया है, तो नीरज चोपड़ा जी, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर आपसे पूछेगा इंटरनेशनल रोजर फेडरर किस खेल से जुड़ा हुआ है, लॉन टेनिस से या टेनिस से, ये बताना है। कहाँ से है, तो स्विट्जरलैंड से है। राफेल कहाँ से, राफेल नडाल कहाँ से है, स्पेन से खिलाड़ी हैं। ये पूछ सकता है कौन से देश से जुड़ा हुआ है। नोवाक जोकोविच जो है वो कौन से देश से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं, सर्बिया से जुड़े हुए खिलाड़ी, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। जल्दी जल्दी चलेंगे, जो क्वेश्चन भी डिस्कस करना। फिर आपसे पूछेगा सोडा, देखिए केमिस्ट्री पूछता है, वाशिंग सोडा किसे बोलते हैं, ये पूछा है क्वेश्चन। वाशिंग सोडा यानी धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो धोने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है, और खाने वाला रासायनिक सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये याद करें। धोने वाला सोडा सोडियम कार्बोनेट, खाने वाला सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ऐसा कन्फ्यूजन कहीं दूर नहीं होगा, जहाँ पर कन्फ्यूजन होता है उसको हम रुक के धीरे से बताते हैं, जिससे कि आप लोग समझ पाएँ कि जीके कैसे पूछ सकता है। तो दोनों एक साथ याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछने की संभावना है। फिर आपसे पूछा कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी प्रयोगशाला कहाँ है, तो पुणे में, महाराष्ट्र में पड़ता है नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे में। यहीं पर भी देखिए कि कोविड के जितना महामारी है तो वैक्सीन बनाने का जो भी है ये था, पुणे महाराष्ट्र में ही उसका लेबोरेटरी था, वहाँ पे जांच का सैंपल वगैरह सारा जाता था, वहीं से वैक्सीन बनने का काम हुआ, जिसको बोलते हैं पूर्ण ये था व्यक्ति था, काफ़ी उनको अच्छा पद्म भूषण वगैरह अवार्ड भी मिला है, जो वैक्सीन के क्षेत्र में काम किए थे। नाम थोड़ा मैच उतर रहा है। तो आपसे फिर दूसरे से क्या बोलेगा, वुहान लैब कहाँ है, तो वुहान लैब चाइना में है, जिसने पूरे विश्व में तबाही मचाने का काम किया, जिस पर एलिगेशन ये लगता है कि यहीं से कोरोना वायरस मूव किया था, नोवल कोरोना वायरस। तो ये दूसरे से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है आपसे पूछा है जो प्रीवियस क्वेश्चन में दिख रहा, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति भारत के कौन थे, तो साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर थे। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य में नोबेल पुरस्कार। फिर पूछेगा, ठीक है बताइए, दूसरे सीट पे हम क्वेश्चन तैयार करेंगे, मदर टेरेसा भारत में नोबेल पुरस्कार, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला, तो कहेगा 1980, याद रखेंगे। जबकि भारत रत्न कब मिला, 1979। नोबेल पुरस्कार कब मिला, 1980 में, और भारत रत्न कब मिला था, 1979 में। शायद ये सही है, आप लोग देख लीजिएगा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, क्या पूछेगा पता है कि हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? तो जीव विज्ञान के क्षेत्र में। सीवी रमन, मेरा नाम है रमन, तो सीवी रमन को किस क्षेत्र में मिला? खगोल शास्त्र में या भौतिक शास्त्र में? कमेंट करके बताइए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर बोलेगा ठीक है रामकृष्णन वेंकटरमन, उनको रासायनिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। फिर बोलेगा ठीक है नोबेल पुरस्कार कौन सा देश जारी करता है अलग शिफ्ट में? तो आपको कमेंट करके बताना है नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो ये इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो है, ऐसे याद कर सकते हैं क्वेश्चन यहाँ से। फिर आपसे पूछ सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में क्या क्या है क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए दाची ग्राम अभ्यारण्य कहाँ है? तो दाची ग्राम अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में, ये याद कर लेंगे। फिर आपसे पूछेगा नंदन कानन कहाँ है? उड़ीसा में। नंदन कानन जो है वो वन है, वो उड़ीसा में है। जैसे मैंने चर्चा किया था बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है, बांधवगढ़ उद्यान मध्य प्रदेश में है। बांदीपुर उद्यान कर्नाटक राज्य में है, बांदीपुर। तो दाची ग्राम अभ्यारण्य कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। उत्तराखंड में कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। काजीरंगा कहाँ? आसाम में है। ठीक है, मानस अभ्यारण्य कहाँ? आसाम में है। इस प्रकार क्वेश्चन हम देख रहे हैं अभ्यारण्य के क्षेत्र में जब पढ़ेंगे तो ये सब क्वेश्चन आने की संभावना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? इसमें 3 क्वेश्चन है। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ये नेक्स्ट शिफ्ट में पूछेगा। विंस्टन चर्चिल थे। तो ठीक है, तो फिर ये पूछ सकता है भारत आने वाले अंग्रेज प्रधानमंत्री पहले कौन थे? भारत आने वाले प्रधानमंत्री ब्रिटेन के रॉबर्ट वालपोल थे। 3 क्वेश्चन। तो इस प्रकार जीएस को हम चर्चा कर रहे हैं, जीके का पोस्टमार्टम कर रहे हैं ग्रुप डी वाले के लिए। जो ग्रुप डी वाले नहीं जुड़े हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सुन के देखिए 3 दिन 4 दिन आपको पता चल जाएगा कि आपका जीके लेवल बूस्ट हो गया और आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीख गए और आप अपना अच्छा स्कोरिंग कर रहे हैं, अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्जाम में। मेरे डिस्कशन को देख लीजिए, उसके बाद प्रीवियस स्टेट मारने के लिए बैठिए, आपको पता लग जाएगा कि आपका लेवल कैसे इन्हांस हो गया है और कैसे बढ़ गया है। तो जो भी चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े। बहुत जल्द हम एक एक टॉपिक को डिस्क्राइब करेंगे पूरा, एक जैसे बौद्ध धर्म पढ़ाया, जैन धर्म पढ़ाया, ठीक है, मराठा साम्राज्य पढ़ाया, दिल्ली का सल्तनत पढ़ाया, मुगल काल पढ़ाया, तो ऐसा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ाया। तो ऐसे करके हम पढ़ाएंगे। लेकिन अभी हम आपको ग्रुप डी वाले के लिए बहुत कम समय बचा है। जो नहीं जुड़े जुड़ जाइए, एक मौका अच्छा है, अपॉर्चुनिटी अच्छा है सिलेक्शन लेने का और परिवार के लिए कुछ करने का। यानी कि अगर आप फाइनेंशियल रूप से मजबूत होंगे तो आपका परिवार भी फाइनेंशियल रूप से थोड़ा सा मजबूत होगा, समाज में उनकी प्रेस्टीज बढ़ेगी, इज्जत बढ़ेगी, आपका भी इज्जत बढ़ेगा, आपका ज़िंदगी में एक सुधार आएगा। और ये मौका बार बार रेलवे आपको नहीं देगी कि वैकेंसी लेके आएगी, आइए भरिए, हर साल वैकेंसी हम निकालते हैं, भरिए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको तो पता ही क्या चल रहा है। तो आपको ऐसा करना है कि जो अभी एग्जाम का पर्व चल रहा है और इस एग्जाम के पर्व में आप भी हर्षोल्लास के साथ पर्व को मनाइए और अपना सिलेक्शन पाइए। सिलेक्शन पाने के बाद से भगवान के चरणों में प्रणाम कीजिए कि भगवान आपको और भी आगे मूव करने के लिए रास्ता, नए रास्ता तो खोले, नए द्वार खोले और ग्रुप डी से फिर ग्रुप सी में जाए, ग्रुप सी से ग्रुप बी में, ग्रुप ए में। चलिए आज के लिए धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए।